वेलकम बैक टू एवरीवन। हमने सेकेंड पार्ट तक में आपका अकबरनामा और आईने अकबरी जो अभी आपका ये बॉक्स में लिखा हुआ है इसको कवर कर दिया है, और थर्ड पार्ट में हम क्लोज़र लुक अकबर्स पॉलिसी में आगे बढ़ेंगे। तो इसमें अकबरनामा और आईने अकबरी में हमने पढ़ा क्या है, देखिए कि इसमें अकबर ने अपने करीबी मित्र जो थे उनके, या फिर दरबारी, और दरबारी भी थे अबुल फजल जी, उनको अपने शासनकाल के पूरे इतिहास को लिखने के लिए सौंप दिया था, मतलब कार्य उनको दे दिया था, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि वो राजा हैं तो आदेश दे दिया था। अबुल फजल ने यह इतिहास जो है, जो हिस्ट्री थी इनके शासनकाल की, उसको 3 भागों में लिखा था, जिसका शीर्षक उन्होंने अकबरनामा दिया था, जिसकी फर्स्ट उसमें उनके एंसेस्टर के बारे में बताया था, सेकंड में उनके शासनकाल की अच्छे से घटनाएं बताई थी, और थर्ड में उनकी पॉलिसीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें बताई थी। मोस्टली इसमें अच्छा क्या है आईने अकबरी अकबरनामा में, कि ये जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, मतलब कि फ़सलों की जो ब्यौरे दिए गए हैं, कितने रुपए में क्या ख़रीदा जाता था, कहाँ पे कितनी लगान लगती थी, क्या मतलब पैदावार क्या हुई, क्या कीमत थी चीज़ों की, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। तो आप लास्ट वीडियो सारे पार्ट्स ज़रूर देखिएगा, और सारे आपके चैप्टर्स हिस्ट्री के अपलोड कर दिए गए हैं, नेक्स्ट भी चैप्टर आपको मिलते रहेंगे इसी तरह से। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और चलिए पढ़ते हैं हम फिर अ क्लोज़र लुक अकबर्स पॉलिसी के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन were laid down by the Akbars and were elaborately discussed by the Abul Fazl in the book. The Akbarnama is in the particular in the it is last volume of the आइन अकबरी। देखिए जो इनका प्रशासन काल था अकबर जी का, उसमें मुख्य जो बात थी तो विस्तृत किया गया है सारी चीज़ों को अच्छे से, इनका मतलब कि कह सकते हैं कि इनकी जो बातें थी, इनका जो कार्यभार था, इनको अच्छे से अकबरनामा में विशेषकर बता दिया गया है। विशेषकर ये सारी चीज़ें आपको आईने अकबरी में ही मिल जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि इन द पर्टिकुलर लास्ट वॉल्यूम में आईने अकबरी के जो लास्ट वॉल्यूम है उसमें आप अच्छे से मिल जाएगा सब कुछ आपको। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंसेस कॉल्ड द सूबास। अबुल फजल ने प्रत्येक प्रांतों को बांटा कैसे है, जिसको सूबा कहा जाता था, मतलब अबुल फजल ने साम्राज्य को प्रांतों के हिसाब से बांट दिया है, जिसमें सूबा कहते थे उसको, प्रांत को, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, वेयर वी आर गवर्न बाय द सूबेदार, जो सूबेदार द्वारा गवर्न किए जाते थे, हु कैरीड आउट द बोथ पॉलिटिकल एंड द मिलिट्रिकल फंक्शन, जो उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्रिक फंक्शन थे वो सारी चीज़ें वही देखते थे। एंड ईच प्रोविंस ऑल्सो हैज़ अ फाइनेंस ऑफिसर और दीवान, और हर उसका प्रोविंस का एक फाइनेंस ऑफिसर या फिर अधिकारी या दीवान होता था, दीवान कहलाता था, ठीक है। For the maintenance of the peace and the order in his province, the Subedars was supported by other officers such as the military paymasters, बख्शी ऐसा कहते थे उनको, जो मतलब कि अदर भी सपोर्ट मिलते थे, कानूनी और व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी कहते हैं इसको। द मिनिस्टर इन द चार्ज ऑफ रिलीजन्स एंड द चारिटेबल पैट्रनेज, इसमें आपके सरदार भी रहते थे, और बहुत सारे धर्म के जो हैं, जैसे कि क्या कह सकते हैं, सेना नायक हो गए, पुलिस अधिकारी, टाउन पुलिस कमांडर्स भी रहते थे, कोतवाल के पुलिस अधिकारी भी रहते, तो इस तरह से सारी चीज़ें बटी हुई थी। नूर जहाँ इन्फ्लुएंस इन द जहांगीर कोर्ट, देखिए जहांगीर के दरबार पर नूर जहाँ का क्या प्रभाव था, इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। जो मेरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूर जहाँ का किताब मिला, ठीक है। मेरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूर जहाँ का खिताब मिला था।
नूरजहाँ हमेशा जहाँगीर के प्रति बहुत ही वफ़ादार थीं, उनके प्रति बिल्कुल लॉयल थीं एंड वो हमेशा उनका हेल्प भी किया करती थीं। नूरजहाँ के सम्मान में जहाँगीर ने एक चांदी के सिक्के जारी किए जिसमें उनका स्वयं का जो किताब है उसको दिखाया गया है। और दूसरे वाक्य में उन्होंने लिखा है रानी बेगम नूरजहाँ के नाम पर गढ़ा हुआ। ठीक है, अब बाईं ओर आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, मतलब कि अपने लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दस्तावेज कुछ दिए हुए हैं जहाँ पे नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश भी है और चौकोर मुहर बताती है कि इसका जो महानता महारानी की होती है वो बेगम का आदेश है और इसमें गोल मुहर के अनुसार जो है शाहजहाँ जहाँगीर के प्रताप से महारानी और चंद्रमा जैसी वैभवशील बन गई थी। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ जैसी महारानी इस युग में भी सर्वोत्तम महिलाएं बने। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अकबर की पॉलिसी के, मतलब कि आगे क्या कहानी है। अकबर नॉवल कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैज़ एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू। अकबर के जो अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और वे बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च करते थे। While they are loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of the 7th century, many nobles had built independent network of their own. वैसे तो उनके सभी कामकाज करने वाले वफादार ही थे, परंतु क्या होता था कि कुछ दिनों, मतलब कि ऐसा मान सकते हैं आप 17वीं सदी के अंत तक सभी अपने ताने बाने मतलब कि स्वतंत्र रूप से बुन रहे थे। ऐसा कह सकते हैं आप कि वो सब अपना स्वयं का एक राज्य बनाना चाहते थे, वहाँ पे वो राज शासन करना चाहते थे। देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, और उनके निजी मतलब हितों के कारण उनका जो साम्राज्य के प्रति जो उत्तरदायित्व है, जो वफादारी है, वो सारी चीज़ें कम पड़ गई थीं। वाइल द अकबर was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussions on the relations with the ulema, Brahmins, Jaish priests who were the Roman Catholic and the जोरोलेस्टिनिक। ओके, तो इसमें क्या कह रहे हैं, 1570 में जब अकबर फतेहपुर सीकरी में थे तो उन्होंने उलेमा, ब्राह्मण और बहुत सारे सुलेमान, जेसुइट और जरदुस्त धर्म का अनुयायियों के साथ चर्चा शुरू की, मतलब डिस्कशन उन्होंने शुरू किया। और फिर क्या हुआ, दीज डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खाना, और ये सारी चीज़ें एक चर्चाएं इबादत खानन में हुई। इबादत खाना कोई जगह थी, वहाँ पे ये सारी चर्चाएं हुई। He was interested in the religions and the social customs of the different peoples, और वो सारे धर्मों रीति रिवाजों में विश्वास करते थे। Akbar's interaction with the peoples of the different faith made him realize that the religious scholars who emphasized ritual and the dogma were by gods, were often by gods। देखिए क्या होता था कि यहाँ पे जो अकबर थे उन्होंने समझा कि विद्वान धार्मिक रीति और उनमें जो उनकी रिचुअल्स हैं उनमें ज़्यादा बल देते हैं और वो इसी कारण से कट्टर होते हैं। सो क्या हुआ कि अकबर जो है उनके शिक्षा प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करना समझ पा रहे थे। ये अनुभव अकबर के साथ सुलह एक कुल सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। किसको ले गया? अकबर को। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स एंड द डिसहार्मोनी एमंग्स हिज सब्जेक्ट। दिस एवेंचुअली led the Akbar's ideas of the
Sulekul or the universal peace, this idea was the tolerance did not discriminate between the peoples of the different religions in the realms. Instead of the focused on the systems of the ethics, honesty, justice, peace, and that was the universally applicable. The Abul Fazl helped Akbar for framing a visions of the governance around these ideas of the Sulekul. This principle of the governance was followed by the Jahangir and the Shahjahan as well. क्या हुआ कि ये जो इन्होंने सुलह कुल की एक धारणा, एक विचार बनाया, इसमें इनका अबुल फजल ने मदद किया और शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी बाद में अपनाया था। मतलब यही सिद्धांत जो वो देख गए थे अकबर, उसको बाद में उन्होंने अपनाया था। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी में कैसा था और उसके बाद कैसा। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमी एंड द कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और जो कमर्शियल समृद्धि में वृद्धि हुई थी। फिर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब्ड इट द फेवर्ड लैंड ऑफ द वेल्थ, और विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया है जैसे हम किस्से कहानियों में सुनते हैं, ठीक है ना। बट दीज सेम विजिटर्स वर ऑल्सो appalled at the state of the poverty that existed side by side with the great opulence। और इसके विपरीत इतने प्रचुरता वाले देश में बहुत सारी जगह में दरिद्रता भी देखने को मिली है, ऐसा विजिटर्स ने कहा है। द इनइक्वालिटी वर ग्लेरिंग, और सब जगह असमानताएं दिखी उन्हें। शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष के दस्तावेज में हमें पता चला है कि मनसबदार जिनको उच्च पद पर प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 थे। कुल मनसबदार की संख्या एक छोटी संख्या 5.6% को साम्राज्य के रेशियो राजस्व 61.5% स्वयं व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। जो मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्च से शिल्पकार जो थे, वहाँ के आर्किटेक्ट्स और जो फार्मर्स थे, उनको काफ़ी प्रॉफिट होता था, क्योंकि वो वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना ज़्यादा था कि प्राथमिक उत्पादन जैसे किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था, जिसमें से जो बहुत गरीब होते थे मुश्किल से ही अपना पेट पाल पाते थे। वो उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश के बात सोच नहीं सकते थे। ऐसे अर्थव्यवस्था जैसे धनी किसान जैसे शिल्पकार और व्यापारी और महाजन लाभ उठाया करते थे। मुगल के कुछ कुलीन वर्ग थे, उनके हाथों में बहुत धन था और वे संसाधन थे बहुत सारे, लेकिन जिसके कारण वो 17वीं सदी के अंतिम वर्ष में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सेवकों और उनके जो अदर वर्ग थे, वो सब उनके विपरीत जाने लगे। और यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट के स्वामी के रूप में मान्यता दे रहे थे, परंतु 8वीं शताब्दी तक कई प्रांतों को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम 10वें जो 10th चैप्टर है उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको नहीं मिलते तो आप कमेंट करके हमें मांग सकते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।